हेलो एवरीवन। सबसे पहले सॉरी से स्टार्ट करूंगा। एक्चुअली क्या हुआ था, 2 दिन में आपसे क्लासेस नहीं कर पाया रूबरू। उसके पीछे कुछ रीजंस रहे, तो कुछ पर्सनल रीजंस थे जिनको सेटल करना था। और बोलते ना कि डिमांड हो जाती है कि यार अब इसको अगर नहीं संभाला तो प्रायोरिटी वाली चीज जो थी वो थोड़ी ऊपर आ रही थी, मुझे हैंडल करना पड़ी वो सब चीजें। तो उस वजह से मेरी क्लासेस जो है थोड़ी सी डिले हो गई। 2 दिन लगे हैं, लेकिन हम इसकी कॉम्पेंसेशन और भरपाई करेंगे, क्योंकि आने वाला जो हफ्ता है उसमें हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए मैक्सिमम क्लासेस डालें और ज्यादा से ज्यादा कवरेज रखें। एंड ऑल्सो मॉड्यूल 3 हो जाने के बाद जो जोन है ना, वो ऐसा है कि आप 6 मार सकते हो फटाफट। अभी हम लोग सिंगल्स डबल्स खेल के जो जितनी भी स्विंग बॉल्स है ना उतनी निकाल रहे हैं, पिच पे सेट हो रहे हैं। पिच पे सेट हो जाएंगे ये जीआईटी वगैरह कंप्लीट होते ही, देन तो एकदम अपने हर बॉल पे पावर प्ले ही है, बस पावर प्ले खेलना है हम लोगों ने। सो अगेन जितना इत्मीनान से कर रहे हैं उतना अच्छा है, और बाद में जब तेजी दिखाएंगे तो जस्टिफाइड होगी। लेकिन कुछ जगहों पे दिखाएंगे, आगे जाकर बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि टेक्निकल टॉपिक्स पढ़ने में बहुत मजा आता है। मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि सर बहुत बोरिंग है, कंट्रोल्स वगैरह समझ में नहीं आता, लेकिन आगे आने दो, मैं आपको बता रहा हूँ जेन्युइनली आप उसको एंजॉय करोगे एंड दैट डिस्कशन वुड बी टोटली वर्थ इट। ओके, गोइंग फॉरवर्ड, देखो इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीआईटी लगाना है तो फ्रेमवर्क्स तो घने सारे हैं। कहने को हम बोले तो फ्रेमवर्क तो अपने पास में कोविड 5 भी था, फ्रेमवर्क हमारे पास में कोसो फ्रेमवर्क भी था, कहने को हमारे पास में आईएसओ के स्टैंडर्ड्स भी थे, राइट। एंड प्रोबेबली हम बोले तो 38,500 वाला सीरीज था पूरा का पूरा। नाउ अगर हम लोग ऐसा देखें तो हम लोग बोल सकते हैं कि जीआईटी लगाने के काफी सारी चीजें हैं, लेकिन हमारे जो की एनेबलर्स हैं वो उसमें से अगर हम देखें तो पीपल एक बहुत इंपॉर्टेंट एनेबलर है। यस और नो? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो होता है और उसमें जो लोग होते हैं वही सब कुछ इंप्लीमेंट कराते हैं। अल्टीमेटली सब कुछ ह्यूमन रिसोर्स से इंप्लीमेंट होता है। हाँ, जितनी भी चीजें हैं, टेक है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब चाहिए, प्रोसेसेस चाहिए, पॉलिसीज चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली अल्टीमेट इंप्लीमेंटेशन होता है लोगों से। वो लोगों से इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे लोगों को एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में डाल करके इंप्लीमेंट करेंगे। दिस इज हाउ थिंग्स आर इंप्लीमेंटेड। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भूल जाओ किसी आईटी पॉलिसी के बारे में, कुछ भी इंप्लीमेंट करना हो, यू नीड अ स्ट्रक्चर एंड यू नीड पीपल टू बैक द स्ट्रक्चर, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ है नहीं इसमें। अगेन कोई भी टिपिकल नहीं मान के पढ़ेगा तो अच्छा होगा उसके लिए, और अगर आप दर्द लेके पढ़ोगे कि पता नहीं कैसे होगा, क्या है ये, क्या बोल रहे हैं, तो फिर तकलीफ होगी। तो दर्द नहीं लेना है, बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनना है। सबसे पहली चीज, हम लोग 2 चीजों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं। एक हो गई आईटी स्ट्रैटेजी कमेटी और एक हो गई आईटी स्टीयरिंग कमेटी। जरा सुनिएगा, स्ट्रैटेजी कमेटी क्या कर रही है, स्ट्रैटेजी कमेटी क्यों बनाई है? स्ट्रैटेजी कमेटी इसलिए बनाई है क्योंकि स्ट्रैटेजी कमेटी के जो लोग हैं वो ना बोर्ड मेंबर्स के साथ बैठा करेंगे। स्ट्रैटेजी कमेटी के जो लोग हैं वो बोर्ड मेंबर्स के साथ बैठा करेंगे और बताएंगे कि भाई आईटी जो है वो इंपॉर्टेंट है और आईटी के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, आईटी के मुद्दे पे बात होनी चाहिए। आईटी स्ट्रैटेजी कमेटी हमेशा ये देखती रहेगी कि आईटी से बेनिफिट रियलाइजेशन, आईटी बेनिफिट रियलाइजेशन शुड बी इन्वॉल्व, राइट। यानी वैल्यू क्रिएशन या कह लो बेनिफिट। ओके, देयर सम प्रॉब्लम, आज मैं कैलिब्रेट नहीं कर पाया था इसको, कोई बात नहीं। वैल्यू क्रिएशन, बेनिफिट रियलाइजेशन फ्रॉम यूज ऑफ आईटी, मतलब उनको बार बार ये बताना है कि आईटी कहां कहां मुनाफे करा सकती है, राइट। और ये मुनाफे कराने के बारे में डिस्कशंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि देखो जब भी स्ट्रैटेजी बन रही है ऑर्गेनाइजेशन की तो एक ऐसी चीज आती है जहां पे हम बोलते हैं आईटी। अब देखो आईटी अगर टाइमली अडॉप्ट कर लिया जाए तो वो शुरुआती प्रोसेस का हिस्सा बन जाता है, और अगर उसको टाइमली अडॉप्ट नहीं करा जाए और बाद में अडॉप्ट करना पड़े, पहले आईटी पे नहीं थे और अचानक आईटी अडॉप्ट करना पड़ रहा है, तो री इंजीनियरिंग लग जाती है। अब कोविड 19 की सिचुएशन से देख लो, कितने लोग हैं जो कंप्यूटर चलाना भी नहीं जानते थे, कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं। तो वो री इंजीनियरिंग एकदम से, जब बोलते हैं ना कि हम लोग जब प्लान करके री इंजीनियरिंग नहीं लाते और अचानक जब हमारे सर पे री इंजीनियरिंग आ पड़ती है तो हालत खराब हो जाती है। इसलिए स्ट्रैटेजी कमिटीज होती है कि वो पहले से गाइड करती रहती है कि ये सब चीजों पे ध्यान दो, ये लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, ये नई चीजें हो रही हैं, टेक्निकली हम इसको ऐसे ऐसे भी देख सकते हैं, टेक्नोलॉजी का इस प्रकार से अच्छी प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं।
सो ये सारे डिस्कशन कौन करता है? आईटी स्ट्रैटेजी कमिटी करती है कि टेक्नोलॉजी से और बेनिफिट कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज टू डिलीवर वैल्यू टू देयर स्टेक होल्डर्स। दिस इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कि स्टेक होल्डर को वैल्यू मिले। तो स्टेक होल्डर के अंदर वैल्यू क्रिएशन कैसे होगा? हम बोलेंगे तब होगा जब आईटी इस तरह से बिजनेस में यूज होगा कि बिजनेस को फायदा होगा आईटी इस्तेमाल करके। सो इट हैज टू बी द पार्ट ऑफ द बिजनेस स्ट्रैटेजी, इट हैज टू बी पार्ट ऑफ द बिजनेस स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी कमेटी हमेशा बोलती रहेगी या आईटी को एम्फसाइज करती रहेगी। हाँ, उसको बैकिंग करने के लिए जो अच्छे सॉलिड रिपोर्ट्स दे रहा होगा वो कौन होगा? आईटी स्टीयरिंग कमेटी। यानी व्हेनेवर समथिंग हैज बीन डिसाइडेड कि यहाँ पे आईटी का क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, तो स्टीयरिंग कमेटी पार्ट लेगा। स्टीयरिंग कमेटी ये देखता है कि जो कंपनी है उसके आईटी का काम कैसे हो रहा है। ठीक है, बिजनेस गोल्स और आईटी गोल्स के बीच में अलाइनमेंट है या नहीं है। अलाइनमेंट होना अलग चीज है और आईटी गोल बनाना अलग चीज है। आईटी गोल्स ये बनाएगा, ठीक है, आईटी गोल्स ये देगा और ये तो ये देखेगा कि आईटी गोल्स और बिजनेस गोल्स हमेशा मेल खाने चाहिए। ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं मान लो पेंटिंग्स बेचता हूं, पेंटिंग्स, और मेरा जो आर्ट वर्क है वो एकदम मजनू भाई वाली मूवी देखी है आपने, वेलकम, हाँ, वैसा जो आर्ट वर्क है वो ना सब में बिकता है, मतलब ना बड़े बड़े सेलिब्रिटीज लेने आते हैं। तो हो सकता है ना कि मेरा बिजनेस गोल ये बोलता हो, मेरा बिजनेस गोल ये बोलता हो कि ऐसी जगह पे आईटी को यूज नहीं करना चाहिए और जितना हो सके मैं इन लोगों से पर्सनली मिलूंगा और जितना पर्सनल टच होगा, जितना मैं अपनी पेंटिंग को उनके साथ बैठ कर एक्सप्लेन करूंगा उतना अच्छा होगा। तो मेरी कोशिश क्या रहेगी कि चलो ऐसा करते हैं, उनको पेंटिंग वगैरह सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं, एक जने के साथ बैठकर बात करते हैं। नाउ दिस इज व्हाट आई विल थिंक, राइट। मेरे बिजनेस गोल में आईटी की इन्वॉल्वमेंट होती जा रही है क्या? मिनिमाइज। तो यहां पे मैं इसको आईटी ओरिएंटेड बिजनेस नहीं बोल सकता। समझ में आ रही है ना बात? तो इसी वजह से मैं ऐसा कहता हूं कि देखो, एक तो होता है आईटी गोल तय करना और एक होता है आईटी गोल कैसे लगेगा बिजनेस के साथ साथ वो सोचना। तो आईटी स्टीयरिंग कमेटी बताता है कि कैसे अलाइन कर सकते हैं बिजनेस गोल्स विद आईटी गोल्स एंड उसके साथ मूव करते हैं। अगर आपका आईटी बहुत लिमिटेड इन्वॉल्वमेंट ले सकता है तो आप आईटी गवर्नेंस की बात करते हो, और अगर आप बोलते हो कि नहीं प्रोसेस ही आईटी सेंट्रिक है तो हम बोलेंगे जीईआईटी। इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ द बिजनेस, whether it can have GIT or it can have IT governance. That may not be governed by the size of the business. साइज से लेना देना नहीं होता, साइज से लेना देना नहीं होता। अभी 6x6 के रूम में क्लास ले रहा हूं, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना, 6x6 के रूम में क्लास ले रहा हूं। साइज ऑफ द बिजनेस की बात नहीं हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस की बात नहीं हो रही है। बिजनेस इज आईटी ओरिएंटेड, यस, आईटी सेंट्रिक, जीआईटी की बात ही करूंगा मैं भी, क्योंकि मेरा अगर आईटी मैनेज नहीं है तो कहीं ना कहीं सब कुछ खराब हो जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। सो मैं ऐसे समझा रहा हूं। तो मैं जब देख रहा हूं अपनी चीजों को तो मैं हमेशा देखूंगा कि बिजनेस गोल्स और आईटी गोल्स का मेल मिलाप कैसा है, वो स्टीयरिंग कमेटी देखेगी। तो स्टीयरिंग कमेटी के अंदर जितने भी टॉप आईटी लीडर्स होते हैं वो सब रहते हैं, राइट, और वो लोग गाइड कर रहे होते हैं कि एक्चुअल में अगर कोई डिमांड आई है कि बिजनेस में ये चीज होनी चाहिए तो आईटी वाला जो डिपार्टमेंट है वो कैसे इसको मैनेज करेगा कि सबके लिए सब कुछ हो पाए। इस स्टीयरिंग कमेटी में रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड मेंबर्स की भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट, और कुछ सीनियर मैनेजर्स भी बैठ सकते हैं, कुछ प्रोजेक्ट हेड्स भी बैठ सकते हैं, ताकि यहाँ पे एकदम ढंग से चॉक आउट कर सके कि हाउ टू इंप्लीमेंट समथिंग। ओके, इन्हीं के नीचे सारी पोस्ट लगाई जाती है, ठीक है। सो आईटी स्ट्रैटेजी कमेटी के अंदर प्रोबेबली मेंबर्स ऑफ द बोर्ड होंगे, दे विल आल्सो बी द बोर्ड मेंबर्स। आईटी स्ट्रैटेजी कमेटी के लोग वुड बी लिटरेट इन आईटी, डेफिनेटली आईटी के अंदर उनका नॉलेज अच्छा होगा और साथ साथ बोर्ड में हिस्सा भी ले रहे होंगे। मैं ऐसा बोल सकता हूं, सुंदर पिचाई on one hand is CEO of Google, also seems to be the head of the IT strategy committee of Google, because it means one and the same thing to him, right? क्योंकि वो कंपनी ही क्या है, IT सर्विस ओरिएंटेड कंपनी। ओके, cool, moving ahead, roles, responsibilities and risk of IT department। IT स्टीयरिंग कमेटी के नीचे जो लोग चला रहे हैं वो लोग क्या चला रहे हैं? डिपार्टमेंट चला रहे हैं। उस डिपार्टमेंट के अंदर आईटी डिपार्टमेंट का जो हेड रोल होता है दैट इज सीआईओ। देखो, अब आप लोग बोलोगे कि हमने सीईओ सीएफओ ये सब तो सुना है, ये सीआईओ कहां से आ गया? डेफिनेटली अगर आईटी इनेबल्ड प्रोसेसेस है तो सीआईओ एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन बन जाती है, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, एंड दिस पोजीशन इज एक्चुअली डिसाइडिंग, इससे ऊपर कोई नहीं होता। तो ये आईटी स्ट्रैटेजी कमेटी में भी बैठता है, ये आईटी स्टीयरिंग कमेटी को भी चेयर करता है और ये नीचे सबको देखता भी है कि सब कुछ कैसा चल रहा है। सो ये हाईएस्ट अथॉरिटी हो गई एज रिगार्ड्स आईटी डिपार्टमेंट इज कंसर्न। जितना इंपॉर्टेंट सीएफओ होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उतना ही इंपॉर्टेंट सीआईओ भी होता है फॉर एनी आईटी सेंट्रिक बिजनेस और एनी बिजनेस दैट मूव्स ऑन जीईआईटी फ्रेमवर्क। मतलब अगर कोई जना धंधा अपना एक्सपैंड कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, वुड ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू हिज और हर सीआईओ टू बी टॉप नॉच क्वालिटी।
राइट, इंपॉर्टेंट। अच्छा, क्या रिस्क हो सकते हैं सीआईओ की पोजीशन के साथ में? अब देखो, सबको पोजीशन असाइन होती है, सॉफ्टवेयर्स में हम लोग प्रिविलेजेस वगैरह भी डालते हैं, आप तो जानते ही। एक तो ये चीज कि सीआईओ क्योंकि सबसे टॉप ऑफिशियल है, तो उसके पास तो अनलिमिटेड, ऑलमोस्ट अनलिमिटेड एक्सेस होगा टू द सिस्टम। सो वो जना कोई भी चोट पहुंचा सकता है। साथ साथ अगर इसका कोई बैकग्राउंड चेकिंग नहीं हुई है, इसका कोई परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं हुआ है, तो ये इंसान बहुत सारे ऐसे थ्रेट्स क्रिएट कर सकता है जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। We have always been saying that India has been moving towards digital economy, digitization, anti black money campaigning, बहुत कुछ हो रहा है, राइट? और हम लोग हमेशा बोलते हैं कि डिजिटल पेमेंट्स, ऑल्दो इट कीप्स अ गुड रिकॉर्ड, हाँ मनी लॉन्ड्रिंग को कहीं ना कहीं कर्व करता है, सारी बातें हैं, और प्लस हर चीज व्हाइट पेपर पे आ जाती है, दैट्स गुड। ये तो हाई प्राइमरीली एडवांटेजेस ही हैं ये तो किसी भी ऐसी इकोनॉमी के। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया के अंदर अगर हम लोग डिजिटल इकोनॉमी को इंप्लीमेंट करना चाहते भी थे या डिजिटाइजेशन करना भी चाहते थे, तो ऐसे सरकारी कैंपेन्स कितने थे जो अवेयर कर पाए लोगों को, राइट? तो जो स्टेप लिया गया अचानक से डिजिटाइजेशन का और डिमोनेटाइजेशन का, दैट वाज नॉट एक्चुअली वैलिडेटेड बाय एवरीबॉडी। हर कोई वैलिडेट नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे भी गांव में जब लाइट जाती है, अब कहां से कार्ड स्वाइप करवाऊं, दैट इज इवन अ पॉसिबल प्रॉब्लम। और ये बहुत लोगों ने बियर किया इनिशियली, फिर उन लोगों ने अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स निकाले। हाँ, आजकल मोबाइल टू मोबाइल और ये सब चीजें आसान होती जा रही हैं, और सरकार को यूपीआई लेके उतरना पड़ा। अगर सरकार यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन नहीं लेकर के आती, ठीक है ना, तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती। ये हम लोग सिचुएशन को डील नहीं कर पाते, बैंक ट्रांसफर्स के भरोसे नहीं डील हो सकती है सारी सिचुएशन, राइट? तो यूपीआई जो आया उसने बचाया। तो ये क्या होता है, ये सब वेल थॉट ऑफ एक्शंस होते हैं। तो अगर सीआईओ एक गलत एक्शन लेता है, तो कहीं ना कहीं खामियाजा पूरी कंपनी को भुगतना पड़ेगा। सो थिंग्स हैव टू बी प्लान्ड आउट वेल। ऐसे में ऐसे इंसान का बैकग्राउंड चेक हो, इसकी समझ हो, ये क्या क्या कर सकता है, क्या खराब बातें हो सकती है इसके साथ में, क्या अच्छी बातें हो सकती है। द कंपनी मस्ट टेक अ फुल रिव्यू। अगर वो रिव्यू नहीं हुआ है तो फिर प्रॉब्लम होती रहेगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल्स, ऐसे इंसान पे रिस्क तो बताए, कंट्रोल्स क्या लगा सकते हैं? वर्क शुड बी डॉक्यूमेंटेड एंड सब्जेक्ट टू रेगुलर रिव्यूज। Access should be granted on a need to know and need to do basis. Sorry, slip of tongue. Okay, principle of least privilege भी बोलते हैं इसको। मैं थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है? हम लोग जब सिस्टम्स को डिजाइन कर रहे थे, हम लोग जब सिस्टम्स के डिजाइन के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने हमेशा कुछ कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज्यादा हाईलाइट करा। Those were the concepts of decoupling, or I could say modular design, और I could say एक और कॉन्सेप्ट भी इसको बोल सकते हैं, दैट इज लूज कपलिंग। हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं इस कॉन्सेप्ट को, और मैंने खूब भली भांति मैं बोलूंगा ऐसा कि इसको बार बार मैंने अपने अपने डिस्कशन में उठाया है अलग अलग प्रकार से, अच्छी प्रकार से। ओके, अब जब मैं सिस्टम डिजाइन की बात करता हूं, तो आप लोग डीकपलिंग, मॉड्यूलर डिजाइन, लूज कपलिंग की बात करते हैं। सिंपल सी बात ऐसी है कुछ, या इस प्रकार की है दैट से फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके सामने ये एक चीज है दिखाने की कोशिश करता हूं, राइट? ठीक है, so if I have to say that this looks like this, and if I have to just say that I'm just trying to give the same color again here as well, so मैंने ऐसे बोला कि say for example this is a pizza, say for example this is a pizza, और मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि इस पिज्जा को अगर मैं सिंगल पीस रखता हूँ, सिंगल पीस, तो जिसके पास में भी पिज्जा का एक्सेस मिलेगा, प्लीज अंडरस्टैंड, जिसके भी पास में पिज्जा का एक्सेस मिलेगा, उसको जिस तरह का भी एक्सेस मिलेगा, आई वुड से कि उसका एक्सेस जो होगा बहुत हैवी एक्सेस होगा, राइट? तो और अगर मैं इसी चीज को अगर डिवाइड करता हूं, राइट, आई विल जस्ट यूज द बेसिक इंक, इफ आई हैव टू जस्ट डिवाइड इट इनटू मल्टीपल पीसेस, जरा ऐसे समझना, अगर मैं किसी पिज्जा को मल्टीपल पीसेस में डिवाइड करता हूं,
right? Going forward this in this way, so this makes it accessible to 8 people also. ये भी समझने योग्य बात है कि एक जना जब एक बार में कुछ पिक करेगा तो उसको एक पीस मिलेगा। हाँ, अगर आप उसको एडिशन में देना चाहते हो, उसने ज्यादा पैसे भरे हैं या उसका पोस्ट डिमांड करता है, तो उसको हम बोल देंगे 2 ले लो, उसको हम बोल सकते हैं 3 ले लो, 4 ले लो, वो डिपेंड करता है ना। तो किसको एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलेगा और किसको कितना प्रिविलेज पे रोकना है, वो ऑल्सो इस पे भी मैटर करता है कि आपने उसको कितना डिवाइड करके बनाया था। तो जब सिस्टम डिजाइन होता है तब ही ये चीज का ध्यान रखना पड़ता है। सो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं, इसलिए आपको मैं ऐसा बोल रहा हूं कि प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज, मतलब जिसको जितनी जरूरत है उसको इतना ही मिले और उससे बिल्कुल भी ज्यादा नहीं मिले, इज अ डिजाइन कंसिडरेशन। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छी टेक्नोलॉजी की समझ रखने वाले लोग ही बोलेंगे कि ये चीजें डिजाइन करते समय समझी जाती हैं। जितने भी मेजर कंट्रोल्स लगाए जाते हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन मॉड्यूलर डिजाइन के बेसिस पे लग जाता है, क्योंकि जितना डिवाइड किया है उतना ही तो एक्सेस के हिसाब से तय कर पाओगे। अगर मैं पिज्जा के पीस 4 काटूंगा तो डेफिनेटली अगर मेरे को उससे छोटा स्लाइस देना है तो बिना काटे तो नहीं दे सकता। सो अगर आपने अपने डिजाइन करते समय चीजों को लेयर्स में नहीं बना करके अगर वन शॉट बिल्डिंग बनाई थी तो फिर वो जिसके भी हाथ लगेगी पूरी ही लगेगी। सो ये चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसी से एक और प्रथा भी चली, मैं आपको बता देता हूं वो भी, क्योंकि हम लोग आगे भी पढ़ेंगे तो आगे आपका कॉन्सेप्ट इनहांस ही करना है, हम लोगों को खराब थोड़ी ना करना है। तो हम लोग बता भी रहेंगे कैसे कोरिलेटेड है आपकी स्टडीज। सो थर्ड चैप्टर का या थर्ड मॉड्यूल की जो बात है वो फोर्थ मॉड्यूल में भी फ्लो होगी। थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। इसी को नीड टू नो एंड नीड टू डू बेसिस भी बोला जाता है, जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, इसका मतलब क्या होता है? सिंपल बात है दैट एक सीईओ, एक फाइनेंस मैनेजर और एक अकाउंटेंट, अगर हम इनके रोल्स देखें तो इसमें सबसे कम प्रिविलेज, ठीक है ना, प्रिविलेजेस की बात करूं, प्रिविलेजेस कि किसको कितना प्रिविलेज होना चाहिए, तो आप बोलोगे कि सर सॉफ्टवेयर के एक्सेस की बात करें, सो दिस मैन शुड हैव द लोएस्ट और द हाईएस्ट, डेफिनेटली द हाईएस्ट प्रिविलेज। Similarly, this man should have the lowest or the highest. I would say not the lowest, not the highest, but should have middle level privileges, right? Some medium privileges, and this person would probably have the least privileges. Okay, आपको पता है आपके टैली में भी आप लोग प्रिविलेज असाइनमेंट कर सकते हो। हाँ, टैली असली होनी चाहिए। सो टैली के अंदर जब आप प्रिविलेज असाइनमेंट कर सकते हो तो आप वहां पे जाकर के अकाउंटेंट के अंदर एंट्री एडिट करने का प्रिविलेज हटा सकते हो, आप बैक डेट में एंट्री डालने का प्रिविलेज हटा सकते हो, आप काफी सारी चीजों का प्रिंट लेने के लिए आप पासवर्ड मांग सकते हो, सुपरवाइजर पासवर्ड मंगा सकते हो। ये सारी चीजें अवेलेबल है टैली जैसे मामूली सॉफ्टवेयर में भी, और आपने ध्यान रखना चाहिए। खासकर एक अकाउंटेंट को बैकडेट में एंट्री करने का अधिकार तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क प्रेजेंट करता है, राइट। लेकिन सर अब हम क्या रिस्क समझे, हम तो खुद क्लाइंट का अकाउंटिंग भी करते हैं और हम ही ऑडिट करते हैं। तो मैंने कहा फिर तो माशाअल्लाह आपकी सेटिंग है, आप उसे संभालो, राइट। लेकिन हाँ, अगर आप बोलते हैं जिसको जो है हमारे बीच में जो कि बिल्कुल एथिकल ही काम करते हैं, जो कि बड़ा मुश्किल है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, देखो पेट पालने के लिए सब कुछ करना पड़ता है और मैं इस बात से एग्री करता हूँ और अमल भी करता हूँ। तो बिजनेस फर्स्ट, ऑलवेज बिजनेस फर्स्ट, और जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है उसी तरह से काम करना पड़ता है। तो अगर आप अकाउंटिंग नहीं करते हो तो डेफिनेटली ये भी पॉइंट उठाने की बात है कि अकाउंटेंट को ऐसा प्रिविलेज क्यों है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कि वो टैली में बैकडेट में एंट्री कर पा रहा है, प्रोवाइडेड कि हम लोगों के आर्टिकल्स ऐसा ना कर रहे हो, ये भी ध्यान देना जरूरी है। ओके, हाँ वो तो तब होगा ना जब हम अकाउंटिंग कराते होंगे अपने आर्टिकल से। नेवर माइंड, राइट। थोड़ा सा मजाक तो मैं कर ही सकता हूँ, ठीक है, इतना तो प्यार करती हो आप लोग मुझसे, डेफिनेट बात है। अच्छा, और जरा सुनिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं आपको ऐसे बोल रहा हूँ कि इसको सबसे कम प्रिविलेज मिलना चाहिए। कम प्रिविलेज तो तब मिलेगा ना, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि इसको एक ही पीस देना, इसको एक ही पीस देना। मैंने कहा हमने पिज्जा काटा ही 2 पीस में, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर पिज्जा 8 पीस में काटा है तो हो सकता है इसके पास में 5 प्रिविलेजेस हो सकता है इसके पास में कितना प्रिविलेज हो, 5 हो सकता है इसके पास में 2 प्रिविलेजेस हो सकता है इसके पास में 1 बट इट कैन ओनली बी डन व्हेन यू हैव थॉटफुली डिजाइंड द सॉफ्टवेयर। सो जब मैं मॉड्यूलर डिजाइन का कॉन्सेप्ट बोल रहा था तो ऐसे ही नहीं बोल रहा था, उसके पीछे और भी रीजंस थे जहां पे वो यूज होता है, राइट। और ये बेसिक आपको ना इजीली कहीं पे भी लिखा नहीं मिलता है,
इसलिए थोड़ा सा बताना मेरी ओर से जरूरी था, और ये अब आपको समझ में आ गया है तो मुझे लगता है कि बहुत हेल्प होगी। तो रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल क्या करता है? इट एम्फसाइजेस द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। अब ये जो प्रिविलेज है वो हम लोगों ने पहले से ही लिख दिए हैं कि आपको ये सारे निम्न अधिकार हैं, आपको ये अधिकार है, आपको ये अधिकार है। अब क्या होगा, कल को कोई राम है, राम, तो राम के मास्टर्स में जाकर के हम राम का बस रोल तैयार कर देंगे। ये रोल है कि राम भला क्या है। तो अगर हम बोलते हैं कि राम सीईओ है तो इनके पास में प्रिविलेजेस ऑटोमेटिकली एलोकेट हो जाएंगे। कल को राम की जगह अगर कोई रमन सीईओ बनते हैं तो उनको फिर ये प्रिविलेजेस मिल जाएंगे। सो इट इज रोल बेस्ड, नॉट पीपल बेस्ड, इट इज रोल बेस्ड। सीईओ के रोल के प्रिविलेजेस डिसाइडेड है, वो तय प्रिविलेजेस हर जना जो सीईओ बनेगा उसको मिल जाएंगे, और जो जना सीईओ की पोजीशन छोड़ देगा उनके प्रिविलेजेस वापस लेने भी जरूरी होंगे। सो दिस इज कॉल्ड रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, एंड यही तरीका यूज किया जाता है टू एम्फसाइज द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। ठीक है ना, इसी को हम बोलते हैं ऑथराइजेशन को लिमिट करना। आप लोग सीखेंगे आगे जाकर भी, अगले मॉड्यूल्स में भी, लेकिन मैं यहीं पे हाईलाइट इसलिए करके और तेजी से बोलते हैं ना जिसको कि हर चीज कवर करके इसलिए भी चल रहे हैं ताकि इंटीग्रेटेड मैनर में आपको समझ में भी आए, प्लस बीच बीच में ऐसा मसाला इधर आ जाए तो अच्छा है क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ता है। वरना गवर्नेंस वाला जो मॉड्यूल है वो थोड़ा सा ड्राई है। हमने तो कोशिश की है कि कम से कम ड्राई लगे, लेकिन क्या कर सकते हैं, जिसका जो नेचर है वो अपनी बेसिक नेचर तो दिखा के रहेगा ना। ओके, एप्लीकेशन सिस्टम्स डेवलपमेंट मैनेजर ASDM, या आप कह लो सिस्टम एनालिस्ट, एप्लीकेशन सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एडमिन और सिस्टम एनालिस्ट दोनों अलग लोग होते हैं। अच्छा जरा सुनिएगा, ये लोग वो प्रोग्रामर्स हैं जो लोग डिजाइन करते हैं एप्लीकेशंस। ठीक है ना, सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजर का मतलब क्या हुआ, यही लोग हैं जो एप्लीकेशंस बनाते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन का वो लोग जहां पे कमिटी बैठती है और डिसाइड करती है कि कितना प्रोक्योर करना है, कैसे कस्टमाइज कराना है और कैसे इंप्लीमेंट करना है कोई भी सिस्टम। राइट आप भी किसी भी डिलॉइट, EY, बिग फोर में ASDM वाले हिस्से में भी उस टीम का हिस्सा भी आप हो सकते हो, क्योंकि जब आपके सॉफ्टवेयर आते हैं SAPs को कॉन्फ़िगर करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और किस तरह से कस्टमाइज करवाना है उसके लिए ये वाली पोस्ट ना बहुत खुलती है, और बहुत लोग बैठते हैं इसमें, बहुत चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जॉब में डीसा का कोई रोल नहीं है, या फिर आप ऐसा कहें कि वो आपको हेल्प नहीं करेगा, इसकी सर्टिफिकेशन हेल्प करती है। स्पेशली फॉर IT कंपनी के जो जॉब्स होते हैं उससे रिलेटेड तो काफी हेल्प होती है। TCS, आपका इन्फोसिस हो गया, राइट, विप्रो, एवरीवेयर यहाँ पे हेल्पफुल है। ओके, सो रिस्क्स क्या है ASDM के? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो करता है उसके साथ में क्या रिस्क है? हो सकता है CIO के साथ बराबर इसका कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ। अब टॉप बॉस से कम्युनिकेशन बराबर नहीं हुआ तो ये प्रॉब्लम खड़ी करेगा, डेफिनेटली प्रॉब्लम खड़ी करेगा। ये खड़ी करेगा कि यहां से तो फिर बिजनेस ऑब्जेक्टिव मीट आउट होने का रिस्क है, राइट। सो ऑब्जेक्टिव्स हर्ट हो सकते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स वुड बी हर्ट, ये रिस्क है कि क्या पता ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। वर्क हो सकता है डॉक्यूमेंट नहीं किया हो। आपको पता है डॉक्यूमेंटेशन इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिस्टम्स के अंदर अल्टीमेटली क्या होता है, कोडिंग यूज होती है, और जब लास्ट में कोडिंग यूज होती है तो कोई भी एंड यूजर को कोडिंग समझ में थोड़ी ना आएगी। तो कल को अगर सिस्टम में कोई इश्यू निकलता है तो ये तो कम से कम तय होना चाहिए कि किसने कैसे काम किया था। सेकेंडली डॉक्यूमेंटेशन इसलिए भी रेलेवेंट है कि कल को अगर स्टाफ बदलता है, या जो लोग थे पहले सॉफ्टवेयर मैनेज करने वाले, अगर वो लोग अब नहीं हैंडल कर रहे हैं या किसी कारणवश अब नहीं काम कर पाएंगे किसी भी तरह से, तो हम क्या करेंगे, हम लोग नई टीम बुलाएंगे। नई टीम आएगी तो वो देखना तो चाहेगी कि पहले काम कैसा हुआ था, यार डॉक्यूमेंटेशन का इशू क्या है, वो सब देखेंगे। उसके लिए कुछ मांगेंगे, वो कुछ मांगने के लिए कुछ मिलना ही नहीं है, तो अगर मिलेगा ही नहीं तो कैसे मैनेज होगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो किसी भी सिस्टम डेवलपमेंट के दौरान होनी ही चाहिए। अगर सिस्टम डेवलपमेंट के दौरान डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है, बराबर रिक्वेस्ट प्रपोजल्स जनरेट नहीं हुए हैं, बराबर डिलीवरेबल्स नहीं बनाए गए हैं, तो दिक्कत होने वाली है। और क्या बोल रहा है, एक्सेस प्रिविलेजेस में भी ग्रांटेड। एक्सेस प्रिविलेजेस में भी ग्रांटेड मतलब हो सकता है इस इंसान को जरूरत से ज्यादा प्रिविलेज मिल जाए। अगेन प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज अप्लाई करना पड़ेगा। कंट्रोल्स की बात देखें तो बार-बार बात कर ले CIO से, डॉक्यूमेंट कर लो, नीड टू नो, नीड टू डू बेसिस। तो आई थिंक मेरे को कंट्रोल्स वगैरह डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। यू आर स्मार्ट इनफ टू डू इट। एंड अगेन जब चैप्टर या फिर मैं कहूं मॉड्यूल 4 आएगा वहां पे तो डिस्कस हो ही जाना है। आगे बढ़ता हूं। एप्लीकेशन सिस्टम प्रोग्रामर्स, एप्लीकेशन सिस्टम प्रोग्रामर्स। सो ये बात आती है, देखो सिस्टम डेवलपमेंट की जब बात आती है तो इट्स ऑल अबाउट द ओवरऑल थिंग। और जब एप्लीकेशन सिस्टम प्रोग्रामर्स की बात होती है तो केवल एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए देखा जाता है। सो इन लोगों को हमेशा बोला जाता है कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट ओनली एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, और इनको कोई भी एक्सेस नहीं होना चाहिए टू लाइव प्रोग्राम्स एंड डेटा।
सो अब क्या होगा, आपको ना रिस्क पूछेंगे। क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, क्वेश्चन कैसा आएगा कि विच ऑफ दीज इज द ग्रेटेस्ट रिस्क विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन सिस्टम प्रोग्रामर्स। मैं आपको लिख भी दे रहा हूं, इस तरह से पूछता है टेढ़ा क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन लिख रहा हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग is the greatest risk with respect to ASP, एप्लीकेशन सिस्टम प्रोग्रामर की सबसे बड़ी रिस्क क्या है? तो उनमें क्या होगा, इन दोनों में से एक ना एक ऑप्शन होगा, वही सही है, बाकी सब गलत है। लेकिन क्या है, यहाँ पे कहीं पे भी वो सब नहीं लिखा हुआ, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, आईटी डिपार्टमेंट, इस तरह के भारी शब्द यूज नहीं हुए हैं। तो क्या होता है, जब हम भारी शब्दों का इस्तेमाल देखते हैं, देखो जब भी हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता, हमारी एक तो सोच बनती है कि कहाँ पे वर्ड ढूंढ लूं, इंफॉर्मेशन सिस्टम, शायद तक वो सही होगा, या फिर जो सबसे लंबा ऑप्शन है वो सही होगा, या फिर जहां पे ऑल ऑफ द अबव लिखा है वो सही होगा। और ऐसा नेसेसरीली होता नहीं है। तो हमारी जो तीनों तरीके हैं, तीनों जो धारणाएं हैं, इससे बेहतर धारणा क्या है कि समझ ही लें किस तरह से पूछ लेगा। तो मैंने आपको बताया कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से इस तरह से पिक करेगा, तो अब हो सकता है कि इसमें से एक ऑप्शन उसमें ऑलरेडी हो और बाकी सब चीजें हो। तो आपको ध्यान रखना है कि इसको टेस्ट एनवायरनमेंट ही मिले और इसको कोई भी लाइव प्रोग्राम और डेटा नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, प्रोग्रामर हमेशा डेवलप करता है, टेस्टिंग बाद में होती है, उसके बाद काम होता है सारा। तो जब भी सिस्टम प्रोग्रामर कुछ भी बना रहा होता है, इट शुड ऑलवेज बी अ टेस्ट एनवायरनमेंट, नॉट द लाइव एनवायरनमेंट। अगर लाइव एनवायरनमेंट और लाइव डेटा के साथ खिलवाड़ कर देगा तो गड़बड़ हो जाएगी। से फॉर एग्जांपल, अगर कोई नया सॉफ्टवेयर बना रहा है एनएसडीएल के लिए या सीडीएसएल के लिए, और उस दौरान अगर वो उसको वहीं पे टेस्ट कर रहा है विद लाइव डेटा, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा ना बहुत बड़ी, और कितना करोड़ों का लॉस हो सकता है इनिशियल लेवल पे, राइट, विद इन सेकेंड्स। So you'll have to look forward to it in this manner. System administrator, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। सिस्टम एडमिन एंड डेटाबेस एडमिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके लिए बहुत क्वेश्चंस आते हैं पेपर में और अपने को ढंग से पढ़ के जाना भी चाहिए। सबसे पहली चीज, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को लेकर के क्या लिखी हुई है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर क्या क्या करता है, ये उसका वर्क है। वर्क देख लेते हैं पहले, वर्क में क्या क्या करता है। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ही वो इंसान है या वो पोस्ट है जिसके पीछे अकाउंट्स क्रिएट और डिलीट होते हैं। जितने भी यूजर अकाउंट्स हैं वो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ही बनाता है या हटाता है। अब उसके पीछे सर्टिफिकेट अथॉरिटी इन्वॉल्व है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, वो सब अलग रखेंगे एक बार के लिए। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की है। ये जो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की। अच्छा, क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ यूजर अकाउंट्स, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना और मेंटेन करना वो इनकी जिम्मेदारी है, बनाना किसी और की जिम्मेदारी थी। टेकिंग प्रोएक्टिव वायरस प्रिवेंशन मेजर्स, ये सब भी इनकी जिम्मेदारी है। स्टोरेज स्पेस एलोकेट करना, कि डेटा और प्रोग्राम रखने के लिए स्टोरेज स्पेस एलोकेट करना इनका काम, बैकअप लेना इनका काम। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पूछेगा इनमें से कौन जना जो है वो बैकअप के लिए जिम्मेदार है, तो आप बोलेंगे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि उसमें एक और भी आ रहा होगा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस, राइट, ध्यान रखना। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा होगा, एक लिखा रहा होगा डेटा ओनर, तो डेटा 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 से बैकअप, और एक लिखा रहा होगा सिस्टम एडमिन। तो हम लोग ऑड वन आउट तो नहीं करेंगे, हम लोग सोचेंगे कि तीन आंसर जो क्लोज दिख रहे हैं उसमें अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो खेल के एक लगा देते हैं, वो भी गलती नहीं करनी है। प्लीज मेक श्योर दैट यू डोंट मेक दैट मिस्टेक। अच्छा, आगे बढ़ जाए। डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन। इसके बाद डीबीए भी आएगा, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन। जितने भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं वो केवल इन तीन जगहों से ही बन सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। और इधर ही पूछता है, इंस्टीट्यूट ने पता है, इंस्टीट्यूट जानता है कि यहाँ पे ही दुर्घटना घटेगी, तो उसको पता है कि मैं यहीं पूछूंगा। और मैं यही चाहता हूं कि आप इसी से सबसे ज्यादा सेफ हो जाओ, वैक्सीन करा लें अपनी, तो इसका मतलब यहीं पे पढ़ के जाएं इसको ढंग से। ओके, इनका जॉब क्या है, इनका जॉब है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करना एज रिगार्ड्स टू यूजर नीड्स, कि यूजर को कैसा डेटा चाहिए, कैसे डेटा को स्टोर करना है, कॉन्सेप्चुअल और एक्सटर्नल स्कीमा, कैसे डेटा कॉन्सेप्चुअली रखा जाएगा और कैसी ड्राइव पे रखना पड़ेगा, राइट। आजकल आपको पता है अलग अलग टाइप की ड्राइव्स आती है, मैं जैसे आपको थोड़ा सा दर्शन कराने की
कोशिश भी करूंगा, कोशिश से ही सब कुछ है साकार। अच्छा जरा देखिएगा, एक तो ये ड्राइव चल रही है सी और एक ये ड्राइव चल रही है डी। आपको पता है सी ड्राइव जो है दैट इज SSD एंड डी इज माई रेगुलर हार्ड ड्राइव। अब SSD क्या होता है, आजकल एक नई चीज आ गई जिसको हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव। जब सॉलिड स्टेट ड्राइव से जब आप टू एंड फ्रो डेटा ट्रांसफर करते हो तो वो बहुत फास्ट होता है। इसलिए मैं हमेशा जब भी अपनी क्लास ले रहा होता हूँ ना तो वो साथ साथ किस में रिकॉर्ड हो रही होती है, वो रिकॉर्ड हो रही होती है मेरे सी ड्राइव में। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ रिकॉर्ड हो रही है, वो यहाँ रिकॉर्ड हो रही है। आप देखेंगे तो ये क्लास जो अभी क्रिएट हो रही है ना, ये क्लास क्रिएट होती जा रही है। 540 MB का ऑलरेडी इसमें साइज भर चुका है। सो दिस इज गेटिंग क्रिएटेड साइमल्टेनियसली। सो वो जो साइमल्टेनियसली बन रही है वो किसमें बन रही है, सी में बन रही है। सॉलिड स्टेट ड्राइव में फास्ट ट्रांसफर होता है। क्या ये सारी चीजें एक्सटर्नल स्कीमा में आती हैं कि कैसे स्टोर करेगा ऑन द फिजिकल डिवाइस? यस। और कॉन्सेप्चुअली डेटा को कैसे रखा जाएगा। अ डेटा एडमिनिस्ट्रेटर इज डिफरेंट फ्रॉम अ डेटा ओनर। डेटा ओनर कौन होता है? डेटा ओनर वो होता है जिसका डेटा है, या ऐसा जना जिसको कंपनी ने जिम्मेदार बोल दिया है कि जो भी डेटा इसमें रखा गया है इसके लिए पब्लिक की जिम्मेदारी तुम्हारी। मतलब तुम्हें हम लोग ओनर घोषित कर रहे हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि जो भी इंपॉर्टेंट बंदे हैं वो सब सही काम कर रहे हो और कोई भी गलती ना हो और ये डेटा कल को लीक ना हो जाए। ये सारा ध्यान किसको रखना होगा? डेटा ओनर को, कि कैसा डेटा रखना है, क्या रखना है। लेकिन जो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर है वो देखेगा कि यूजर नीड्स क्या है और उसका कॉन्सेप्चुअल और एक्सटर्नल स्कीमा क्या होगा। अच्छा, डीबीए क्या करेगा फिर? डेटा बनाना, डेटा को हटाना, डिफाइन करना, मैनेज करना, वो डीबीए करेगा। तो डीबीए विल टेक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम होम? डीए। डीए इज सीनियर टू डीबीए, ठीक है ना। डीए इज सीनियर और जूनियर बड़ा समझते हैं हमारे सीए लोग। सो सीनियर टू डीबीए। सो ये जो है ये क्या हो जाएगा? ये जूनियर टू डीए। अच्छा, बोथ आर जूनियर टू डेटा ओनर। बोथ आर जूनियर टू डेटा ओनर। इनकी हायरार्की अगर आपने समझ ली तो मुझे लगता है कि सब कुछ काम हो चुका, राइट। सो इनका जो समझना हायरार्की है वो इस प्रकार का है। मैं ऐसे बोलूंगा, सबसे पहले आएगा डेटा ओनर, दैट इज द डीओ। उसके नीचे जो आएगा वो आएगा डीए, यानी कि डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, और उसके नीचे जो आएगा वो आएगा डीबीए। सो डेटा ओनर ना जिम्मेदारी लेता है। जिम्मेदारी लेने की बात क्यों आ जाती है? क्योंकि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज व्हिच सेज मेकर शुड नॉट बी द चेकर। और मेकर शुड नॉट बी द चेकर का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कोई जना ट्रांजैक्शन करता है खुद, तो चेक करने वाला खुद नहीं होना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी क्लियर होनी चाहिए कि किसने क्या किया है और कौन किस चीज के लिए अकाउंटेबल है। अब ये बात तो अच्छी लगती है जब बात सारी होती है मैनुअल। जब बात ऑटोमेटेड सिस्टम से होती है, नाउ से फॉर एग्जांपल एक ट्रांजैक्शन होता है फ्रॉम बैंक ए बैंक बी, जरा सुनते जाना बस। एंड डेफिनेटली आप जानते हो कि एक कोर बैंकिंग सिस्टम होगा तो उसका अपना एक सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर है। मेरा कभी मन करा तो मैं सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर पे जरूर डिस्कशन करूंगा कि क्रिएट कैसे होता है और इसमें कौन से सर्वर्स इन्वॉल्व है। हालांकि आपके कोर्स में नहीं है, तो ओनली व्हेन वी हैव द privilege of that extra time I will definitely discuss and also more so with the demand of the members. So आप लोग मुझे बताना आपकी वाकई में अगर इच्छा हो तो मैं इस पे जरूर प्रकाश डालूंगा, अदरवाइज चलेगा। अच्छा, ए जो बैंक है उसके थ्रू बी को एक ट्रांसफर एंट्री जानी थी एंड आई कुड से ए could be SBI in Jaipur whereas B could be some other bank say Axis of कहाँ डालें इसको डाल देते हैं दिल्ली में, ठीक है। जरा देखिएगा, अगर मैं बोलूं कि SBI से एक्सेस का कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो ट्रांजैक्शन में एक फॉल्ट आ गया। जरा समझिएगा, डेटा अपडेशन को लेके एक फॉल्ट आ गया। ऐसा आता नहीं है, इतना रोबस्ट सिस्टम्स हम यूज करते हैं, लेकिन मान के चलते हैं कि चलो एक फॉल्ट आ गया। जब ट्रांजैक्शन में फॉल्ट आया तो अब या तो देखो जयपुर में गलती हो सकती है, या एक्सेस दिल्ली पे भी गलती हो सकती है, या जो मेन सर्वर है उस पे भी गलती हो सकती है। अब अकाउंटेबिलिटी बड़ी क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। मतलब हर जना दोष ढोल सकता है कि ये तो आपके वहां की गलती की वजह से हुआ, या ये आपकी गलती की वजह से हुआ, ये आपकी गलती की वजह से हुआ, या फिर ये आपकी गलती की वजह से हुआ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब बैंक्स में इंटरनेट खुद के लेवल पे नहीं आ रहा होता है तो भी वो लोग क्या बोलते हैं, अभी सर्वर नहीं आ रहा, क्योंकि आसान है ना कस्टमर को ऐसे बोलना कि सर्वर नहीं आ रहा। ये नहीं बताते कि इंटरनेट हमारे ही स्लो आ रहा है, हमारे इंटरनेट की कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं जो हमने लोकल लेवल पे इंटरनेट लगा रखा है। तो ये सब चीजें देखी जानी चाहिए ऑडिट करते समय भी।
कि आपका इंटरनेट का कनेक्टिविटी क्या है, कौन से पेमेंट्स ड्यू हैं, उससे भी पता चलता है, क्योंकि वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव को हर्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। दिस इज द फाइंडिंग इंपॉर्टेंट, राइट। अच्छा, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि एसबीआई की यहां से बात करूं और यहां से बात करूं और यहां पे फॉल्ट करूं, तो अकाउंटेबिलिटी तो किसी के हाथ में है ही नहीं ना। इसलिए क्या करते हैं, एक इंसान को ओनरशिप देना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग ना ओनर को डिफाइन कर देते हैं हमेशा। सो डेटा ओनर इज द सोल इंचार्ज, ठीक है, इज द इंचार्ज ऑफ डेटा। सो इट इज द सोल इंचार्ज ऑफ डेटा। अब अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो इसके ऊपर ब्लेम है, इसको लेना पड़ेगा। As simple as that. Is the sole in charge of data. Like जैसे रजत जैन है, रजत जैन कभी भी अपने ऑर्गेनाइजेशन की होने वाली गलती किसी एम्प्लॉय पे नहीं डाल सकता, अपने कस्टमर को लेकर के, यानी आपको लेकर के मैं कभी भी कोई भी गलती मेरे ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं ढोल सकता। आई विल हैव टू ओन इट। Why? Because it is my responsibility that things should go across the way I have promised or told. As simple as that. Okay, going forward. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कौन है, जूनियर पोजीशन पे है बेचारा, बट इसका जो जूनियर पोजीशन है वो भी अपने थोड़ा सा संभल के देखते हैं। अच्छा, सो एक मिनट, हाँ, सो ही इज द पर्सन जूनियर टू डेटा एडमिनिस्ट्रेटर। डिफाइन, मैनेज, क्रिएट, रिटायर डेटा, ये सब इसका काम। डेटाबेस यूजर्स को कैसे मिलेगा ये इसको देखना है। डेटा इंटीग्रिटी बनी रहे ये इसको देखना है। यूजर नीड सर्विस हो जाए ये इसको देखना है। सिक्योरिटी ऑफ डेटा की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है। हो सकता है डेटा सिक्योर कोई और करे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है। सिक्योरिटी मैनेजर मेंटेन्स एक्सेस रूल्स फॉर डेटा एंड अदर रिसोर्सेज, तो ये रूल्स को इंप्लीमेंट करता है कि किसको कितना एक्सेस मिलेगा। सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ यूजर आईडीज एंड पासवर्ड्स। अच्छा, आपको याद हो तो हम लोगों ने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर भी बोला था, और ये यूजर अकाउंट्स को क्रिएट और डिलीट करता है, और ये क्या करता है, ये देता है उनका एक्सेस रूल्स मेंटेन करता है कि ये सारे रूल्स हैं तो यानी इस इंसान को इतना मिलेगा। अच्छा, आगे देखते हैं। आगे अगर मैं देखूं तो वैसे तो मेरे पास में एक अलग अप्रोच आ जाती है, यानी हम इस हायरार्की को तो खत्म कर चुके हैं। इस हायरार्की के ऊपर कोई क्वेश्चंस हैं क्या, तो मैं क्वेश्चन जरूर कराना पसंद करूंगा आपको। सो एक बार के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाना चाहता हूं, एंड लेट्स स्टार्ट द स्लाइड शो, दैट वुड बी बेटर। तो करंट स्लाइड से स्टार्ट करते हैं। आप ना बहुत ईमानदारी से और धीरे धीरे पढ़िएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी पॉलिसी और प्रोसीजर कभी भी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज में फॉल नहीं कर सकते, ठीक है। मेक्स वेरी मच सेंस। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशंस, हाँ खर्चे की चीज है, सोचेंगे। इंफॉर्मेशन एंड डेटा, कल्चर एंड बिहेवियर, अगेन दिस कुड नॉट बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स होगा हैज टू बी डिसाइडेड बिटवीन बी एंड सी, एंड इट हैज टू बी सी, राइट। काय को क्योंकि इंफॉर्मेशन एंड डेटा, हम तो हमेशा बोलते आए हैं डेटा इज द न्यू ऑयल। हर चीज अल्टीमेटली जितना भी ये सारा सिस्टम्स बनाया जा रहा है वो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए ही बनाया जा रहा है, और इसलिए बनाया जा रहा है कि इंफॉर्मेशन से जो जनरेशन मिले फाइनली वो फ्यूचर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे। तो जो भी डेटा फ्यूचर में जब इंफॉर्मेशन बन के हमारे सामने प्रेजेंट हो तो मैनेजमेंट एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। सो दिस, इसी से फ्यूचर डिसीजंस होता है। तो जिस चीज से भी फ्यूचर डिसीजंस होता है डेफिनेटली दैट बिकम्स द इंपॉर्टेंट वन। सो आंसर हैज टू बी दिस। अगेन आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉलिसीज। पॉलिसीज कम होनी चाहिए, ये तो कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक नहीं हो सकता। हाँ, कोई भी जना बोलेगा कि पॉलिसी लिमिटेड हो ताकि क्लियर कट पता हो कि कितना फॉलो करना है कितना नहीं करना है, बट अगेन दिस कैन नॉट बी द आंसर हियर। रिक्वायर्स फ्रेमवर्क टू इंप्लीमेंट, ऐसा नहीं है। पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए फ्रेमवर्क की ऐसी भी कोई खास जरूरत नहीं है। और रिव्यूड पीरियोडिकली। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, पॉलिसी का कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता कि पॉलिसी पीरियोडिकली रिव्यू हो, ये तो एक रिक्वायरमेंट है कि करे तो बहुत अच्छा, राइट। सो ये तो एक बेस्ट प्रैक्टिस है रिगार्डिंग पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, तो इसको तो मैं एक बेस्ट प्रैक्टिस बोलूंगा कि अगर आप बार बार रिव्यू करते हो तो। आंसर तो बाय डिफॉल्ट रिजेक्शन टेक्निक से ही मिल गया है, लेकिन फिर भी वर्ड तो समझना पड़े। नॉन इंट्रूसिव, नॉन इंट्रूसिव का मतलब क्या होता है, दखल ना देने जैसा। तो दखलबाजी नहीं चाहिए हम लोगों को। दखल समझते हो, दखल समझना का मतलब हो गया कि इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक क्रॉस कि कुछ इधर जा रहा है तो कुछ इधर जा रहा है, मतलब एक पॉलिसी दूसरी पॉलिसी को काट रही है। इट शुड नॉट बी लाइक दैट, ठीक है। ये कोई पतंग के पेच नहीं लड़ रहे हैं यहाँ पे। सो हम लोग यहाँ बोल रहे हैं कि कोई भी पॉलिसी किसी दूसरी पॉलिसी को काटे वो ठीक नहीं होगा, एंड इट शुड बी लॉजिकल।
So definitely this seems to be the right answer and we would go by this. So again अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना हो और अगर आपकी सूझबूझ मैनेजमेंट जैसी है तो काफी हद तक हेल्प होगी, लेकिन कुछ जगहों पे जो होते हैं ना कीवर्ड्स, उससे क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे CIO है, ये सब है, तो इनके बारे में पढ़ा हुआ होता है तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्रोसेस इज टू, प्रोसेस किस लिए बना होता है? एक्ट ऑन इनपुट एंड जनरेट आउटपुट। दिस सीम्स द मोस्ट करेक्ट आंसर डायरेक्टली। ठीक है, प्रोसेस कोई एक्टिविटीज को डिफाइन नहीं करता, बिजनेस गोल्स अचीव करने के लिए प्रोसेस है ऐसा नहीं है, कंप्लाई विद अडॉप्टेड स्टैंडर्ड्स ऐसा भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है कि किसी भी प्रोसेस का फंक्शन ही होता है कि जो भी उसको इनपुट मिला है उससे आउटपुट जनरेट करके देना है। सो यही है। इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फोकसेस ऑन, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किधर फोकस करता है, किधर फोकस करता है? एक्नॉलेजिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेलीगेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, defining the escalation path, deciding the span of control। क्या लगता है अपने को कि क्या आंसर होना चाहिए इधर? देखो, एक्नॉलेजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगेन कुछ गलत तो नहीं लिखा है, लेकिन एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सिर्फ इस पे फोकस नहीं करता। एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इसलिए बनाया जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को इसलिए क्रिएट किया जाता है क्योंकि मैनेजमेंट सारे काम नहीं कर सकता। एज सिंपल एज दैट, मैनेजमेंट कैन नॉट डू एवरीथिंग, इसलिए वो एक हायरार्की स्ट्रक्चर बनाता है जिससे कि वो सब कुछ देख सके, सब कुछ मॉनिटर कर सके, राइट? सो सिंस मैनेजमेंट कैन नॉट डू एवरीथिंग, मैनेजमेंट वांट्स टू डू व्हाट? इट वांट्स टू डेलीगेट, इट वांट्स टू डेलीगेट। सो ये डेलीगेट करने के लिए है। सो अगेन यहाँ पे आंसर ये सही होगा। स्पैन ऑफ कंट्रोल इज कि एक के नीचे कितने लोग आ सकते हैं, वो तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की इंप्लीमेंटेशन की बात होती है, ऑब्जेक्टिव की बात नहीं होती है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस एंड इट हैज मेड आवर जॉब सिंपल। ओके, देन इंप्लीमेंटिंग IT गवर्नेंस इज अ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से जो सबसे ऊपर होगा उसकी होगी। अगर यहाँ पे जरा सुनिएगा, अगर यहाँ पे IT की जगह ये ना होकर के, से फॉर एग्जांपल मैं बोलूं रिस्क कमिटी को हटा करके अगर लिखा होता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो आंसर यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ जाता कि सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इनकी है ना, बाद में बाकी लोग देखते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो जितनी बड़ी पोजीशन होगी उतना आंसर होएगा। हालांकि यहाँ पे सी आंसर नहीं है, तो आई थिंक इसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए और ये एनोटेशन को आपने इग्नोर करना है। सो अगेन मैं इसको तो हटा रहा हूँ और ये कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये होता इस केस में तो फिर ये आंसर आता। तो ये गलत है अभी हाल फिलहाल के लिए, लेकिन ये होता तो सही होता, लेकिन हमारा ऑप्शन ये नहीं है। इन दोनों में बड़ा कौन है? IT स्ट्रैटेजी कमिटी। तो IT गवर्नेंस के ऊपर सबसे पहले बात इसी पे आएगी। अगर ये नहीं लिखा होता तो हम इनमें से फिर बाकियों में से किसी को देते, और अगर मान लो इधर B ऑप्शन की जगह कुछ और लिखा होता और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ना लिखा होकर के मान लो लिखा होता बोल सकते हैं स्टाफ, तो आप क्या बोलते हैं? तो आप बोलते हैं IT स्टीयरिंग कमेटी फिर सिलेक्ट करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में चेंज आएंगे तो ऐसा नहीं करना है कि मेरा वाला ऑप्शन तो मिल ही नहीं रहा है या फिर अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, खासकर ये बिगड़ सकता है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दिया है तो यू हैव टू सिलेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी इज ऑलवेज ऑफ दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या फिर आपकी जो गवर्निंग बॉडी होती है उसकी होती है प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी। सारी चीजों की प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी उनकी होती है, वो अपनी रिस्पांसिबिलिटी से तो दूसरों के मत्थे टिकाते हैं, लेकिन इन चार में से देखें तो इसकी आएगी, राइट? सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा? वी हैव फाउंड द सीनियर मोस्ट। ध्यान रखना है, कुछ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हुए ये सब बातें ध्यान रखनी पड़ती हैं, और इस तरह की जो एनोटेशंस हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम लोग समझें कि हम लोग क्यों क्या कर रहे हैं और कैसा डिसीजन क्यों लिया जा रहा है, राइट? ओके, प्रायोरिटाइजेशन ऑफ IT इनिशिएटिव्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन प्रायोरिटाइजेशन ऑफ IT इनिशिएटिव्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में IT इनिशिएटिव लिया जाता है तो पहली बात तो लेगा कौन? IT स्ट्रैटेजी कमिटी बैठ करके लेगी। और IT स्ट्रैटेजी कमिटी किस चीज पे काम करती है? मेरे ख्याल में IT स्ट्रैटेजी कमिटी बेनिफिट्स रियलाइज करने के लिए या इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ IT के लिए काम करती है। इंक्रीज्ड वैल्यू ऑफ IT के लिए काम करती है। आई थिंक दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड सो फार एंड देयरफॉर द आंसर हैज टू बी व्हाट? दिस ओनली। कूल, एक्सपेक्टेड बेनिफिट रियलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ IT स्टीयरिंग कमिटी इज टू। सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्यों IT स्टीयरिंग कमिटी बनाई जाती है? फॉर अलाइनिंग, मैं अगर सिंपल बोलूं तो अलाइनमेंट
ऑफ आईटी ऑब्जेक्टिव विथ बिजनेस ऑब्जेक्टिव। आई थिंक पहला ही आंसर दिया हुआ है, सही हो गया हमारा भी, और ए ही आंसर है, आ ही नहीं सकता ना कुछ और, इसमें क्या हो गया? अ डेटा एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है? नहीं। क्या वो डेटा ओनर होता है? नहीं। तो अब दो बातें आती हैं, डेटा कस्टोडियन एंड डेटा इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर बिलोंग्स, इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है? कौन सा डेटा किससे लिंक होगा? तो इंटीग्रेटर तो वो होगा ना जो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को देखेगा, कौन सी चीज किससे लिंक होगी, वो तो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा है। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा कौन देखता है? कॉन्सेप्चुअल स्कीमा देखने का काम तो, सुनिएगा, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा देखने का काम डेटा एडमिनिस्ट्रेटर के पास है तो सही, गलत तो नहीं कह रहे हैं, राइट? सो डीए के पास में कॉन्सेप्चुअल स्कीमा देखने का काम तो है, राइट? लेकिन अगर इस चीज को पूरा करना है, कॉन्सेप्ट डेटा इंटीग्रेशन का मतलब है कि जोड़ना भी है बाद में, तो इसको कैरी आउट कौन करेगा? सो इट हैज टू बी कैरीड आउट बाय द डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। सो यहाँ पे ये काम जो है डेटा इंटीग्रेटर, देखो डेटा इंटीग्रेटर का कॉन्सेप्चुअल स्कीमा तो हम ही बनाएंगे कि इंटीग्रेट कैसे करना है। सो इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट लिखा होता तो हम बोलते हैं कि कॉन्सेप्ट, तो डीए का रोल आ जाता है। तो यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तो हम लोग कैरी आउट कर रहे हैं, तो वो तो डीबीए करता है। सो अगेन दिस इज अ फंक्शन ऑफ डीबीए, दिस इज अ फंक्शन ऑफ डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। देखो रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज में थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है, इसलिए ध्यान रखना है। आंसर क्या आएगा? कस्टोडियन। कस्टोडियन मतलब ये तो रक्षा रखवाली करने के लिए बना है, ये तो ध्यान रखता है, ये तो ध्यान रखता है। और जो डेटा ओनर है वो ओन करता है, तो कोई ओन करता है वो कस्टडी किसी और को दे रखा है, ऐसा बोल सकते हैं। तो डेटा ओनर ने कस्टोडियन इसको बना रखा है कि हालांकि जिम्मेदारी मेरी है लेकिन ध्यान तुम्हें रखना है। क्लियर? क्लियर? ओके, राइट। तो इन्होंने तो सिंपल सिंपल लिख दिया। तो प्राइमरीली अ डेटा कस्टोडियन। क्या हम लोगों को अपने नोट्स में भी डाल देने चाहिए ये बात? बुरा थोड़ी ना कहलाएगा अगर हम ऐसा कर देंगे तो, ठीक है? तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को यहाँ पे लिखना चाहिए दैट जो डीए है, जरा सुनिएगा, जो डीए है इज प्राइमरीली अ डेटा कस्टोडियन। यानी इसने बोला है कि हाल फिलहाल तुम संभालो, ठीक है? चलो जी, बहुत ही बढ़िया। Which of the following is a function of information security manager? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर का फंक्शन कौन सा है इनमें से? देखो, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और नेटवर्क सिक्योरिटी दो अलग चीज है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वर्सेस नेटवर्क सिक्योरिटी। अब जरा देखें अगर, तो आईटी रिस्क असेसमेंट कभी भी सिक्योरिटी मैनेजर नहीं कर सकता। रिस्क असेसमेंट बहुत सारे बेसिस पे होता है और बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स नहीं अचीव होना भी एक रिस्क असेसमेंट का हिस्सा है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी भी अप्रूव करना इसका काम तो नहीं है, नहीं है। आगे देन implement firewalls in the organization. Firewalls are explicitly related to network only, so it's a network security wala function, not information security wala. And define rules for implementing the intrusion detection system. ठीक है? अब इंट्रूजन जो है वो बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है, ऑल्दो इसके बारे में मॉड्यूल 4 में गहराई वाली नॉलेज मिलेगी, ऑल्दो इसकी मॉड्यूल 4 में गहराई वाली नॉलेज मिलेगी, बट स्टिल पहले ए, बी और सी रिजेक्ट करते हुए मैं कह सकता हूं कि डी सही आंसर है, राइट? ओके, देन which of the following is best control for building requisite skills and competencies within organization? Requisite skills and competencies, best control, ठीक है? आई थिंक सिंपल सिंपल लगेगा आपको। क्या लगता है क्या करना चाहिए ABCD में से? इट्स क्लियर ना? सी, आई डोंट थिंक इसमें किसी को कोई भी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, सो वी हैव बीन एबल टू, लाइक बोलते ना, अच्छा कवरेज, डिसेंट कवरेज हम लोगों ने कर लिया। और मैं अगेन बोलूंगा कि अगर एक चैप्टर की बात करें तो मेरे पास में मॉड्यूल हाल फिलहाल, मेरे को 1 मिनट देना, मैं पॉज में लगाकर लेके आता हूं। सो
रिज्यूम करते हैं, मेरे हाथ में मॉड्यूल मिल जाता है। मॉड्यूल में हम लोग कौन सा चैप्टर कर लिए हैं, तो चैप्टर नंबर 4 कर लिया हमने अभी, और चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चंस भी कर लिए। सो वी हैव कंप्लीटेड द थर्ड मॉड्यूल अप टू पेज नंबर 80 और अगली बार जब स्टार्ट करेंगे तो 81 से करेंगे। अगेन बहुत छोटा है ये वाला चैप्टर, क्योंकि इसमें एक ही टूल काम का है, बाकी ज्यादा डिस्कशन में नहीं आएगा। ऑल्दो आई विल डिस्कस माय लेवल बेस्ट, जितना है उससे ज्यादा निचोड़ के निकालेंगे इसमें से भी, बट अगेन अब छोटा होता जा रहा है, छोटा होता चला जाएगा। गवर्नेंस मॉड्यूल इज द मॉड्यूल जहां पे आप लोग मैक्सिमम मार्क्स लूज कर सकते हो अगर ढंग से नहीं पढ़ा है तो, खासकर इन चीजों में। तो क्या होता है, हर मॉड्यूल का अपना वेटेज है, आप जानते हो, और ये जो वेटेज है ये फॉलो होता है स्ट्रिक्टली, राइट। तो ये भी ध्यान रखनी है कि भाई स्ट्रिक्टली अगर फॉलो होता है ये सारा का सारा वेटेज, तो हम गलती ना करें, और आपको इस हिसाब से ये दिख भी जाएगा। तो ये करीब नहीं, एग्जैक्टली बोलूंगा 26 मार्क्स का है, 26 मार्क्स का, 26 मार्क्स का आपका ऑडिट है। 40 मार्क्स का ऑलमोस्ट सबसे बड़ा मॉड्यूल वही था जो हमने करा दिया आपको ऑलरेडी, और उसके बाद के जो 2 मॉड्यूल्स हैं, 4th, 5th, 6th एंड 7th, इनफैक्ट मैं बोलूंगा 4, 5, 6, 7 में इतना मजा आएगा ना, आप बोलोगे आह। और सेकंड वाली चीज तो ऐसा है कि मैं 4, 5, 6, 7 करवा दूंगा ना जब आपको, तो ऑडिट आपसे ज्यादा बखूबी मैं नहीं जान सकता, तो वो सूरज को दिया दिखाने जैसा ही होगा। सो मैं 2 पे, वैसे मैं बोल रहा हूँ ऑल्दो 26 मार्क्स का मॉड्यूल है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जितने होशियार आप हो उतना मैं नहीं, राइट। अगेन मैं आपको ऐसा बोलता हूँ कि हम लोग चौथे चैप्टर तक कर चुके हैं मॉड्यूल 3 में, which completes our module till page number 80. Anybody who is very fond of reading can do this, otherwise it's not required. मेरे जो 60 नंबर तक के जो स्लाइड्स हैं, they are just enough to cover it, right? So आपको 80 पेज पे जाने की जरूरत नहीं है, हमारे जो पेज नंबर 60 तक के स्लाइड्स हैं वो इनफ होंगे, और उसमें जितना गिवन डेटा है वही डेटा रेलेवेंट है टू द एग्जामिनेशन as well as for understanding purposes as well. So this is what it is from my end, and thank you very much. मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास आज की भी अच्छी लगी होगी, जैसे हमेशा अच्छी लगती आई है, और अभी तक जो फीडबैक आया है हमारे पास में बहुत पॉजिटिव है। बहुत शुक्रिया, आपने इन क्लासेस को सराहा। दूसरी बात यह है कि आपने अब रिकमेंड भी करनी है, सो जितना हो सके उतना रिकमेंड करना, ताकि मेरा बिजनेस ऊपर पहुंचे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड हैव अ रियली गुड डे। आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड ऑल्सो आपकी फैमिली सुरक्षित रहे, इसकी मैं कामना करता हूँ। दौर बहुत मुश्किल है, आपके बिजनेसेस बहुत अच्छे से चलते रहे, इसकी कामना करता हूँ। आप लोग जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको पूरी सफलता मिले, इसकी भी कामना मैं करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड हैव अ रियली गुड डे।